बड़ौदा बाजार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजनीति में इन दिनों भूचाल आया है, वजह आप सब जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति भी रफ्तार पकड़ रही है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। सर नमस्ते। धन्यवाद सुधीर जी। राजनीति बहुत तेज हो रही सर। राहुल गांधी का मामला ताज़ा है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसको। कांग्रेस हमेशा से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की आदी रही है, उसका हथियार रहा है ये पुराना। बीच में वो तिलस्म टूटा और प्रोपेगेंडा के अलावा कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कानूनी तौर पर वो कभी राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर सकते। संवैधानिक व्यवस्थाओं का जब भी हवाला आएगा कांग्रेस उसमें मौन रहेगी और वो हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। मैं एक सीधे सवाल करता हूँ, यदि कांग्रेस इसको गलत मानती है तो क्या पिछड़ी जातियों का सार्वजनिक अपमान करने वाले राहुल गांधी को वो जस्टिफाई करेगी? पहले तो वो जवाब दे कि उसने अपमानजनक भाषा बोली या नहीं बोली। अगर उनको स्मरण ना हो तो उनको जिस समय राफेल की बात आई थी और उच्चतम न्यायालय के सामने जब इन्हें लिखकर माफ़ी मांगी थी तो उच्चतम न्यायालय ने एक आगाह किया था राहुल गांधी को कि भविष्य में आप संभल कर बोलिए। उसके बाद की ये घटना है। फिर तीसरा बात आती है कि 4 साल तक ट्रायल चला, तब आपने कभी चर्चा नहीं की। 5वीं बात यह है कि ये पहले व्यक्ति नहीं है जिसमें इसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ हो। लालू का जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था उसके पहले की घटना कांग्रेस को याद रखना चाहिए। मैं उनको छठवीं याददाश्त कमज़ोर हो तो याद कराना चाहता हूँ। ये वही राहुल गांधी हैं जिनने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस अध्यादेश को फाड़ के मजाक बनाया था। उसमें तो लिखा था कि भाई 6 साल की जब किसी को सज़ा होगी तो उसकी मेंबरशिप जाएगी, मेंबरशिप नहीं जाएगी लेकिन वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे, वो संसद में नहीं जा सकता। आम आदमी को ये बातें पता नहीं होगी तो समझ में आता है, लेकिन अगर खड़गे जी कहें, और खड़गे जी की भाषा वही है। अब तो एक कदम और आगे चले गए कांग्रेस के लोग कि वो कहते हैं कि साहब जाति के आधार पर सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सामंतशाही नहीं तो क्या है। मेरा रिएक्शन बड़ा साफ है कि कांग्रेस के पास में कानूनी और संवैधानिक तौर पर राहुल गांधी को डिफेंड करने का कोई अवसर उनके पास नहीं है, इसलिए वो इमोशनल कार्ड और प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको जबरन ओबीसी का मुद्दा बना रही है। ललित मोदी ओबीसी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं पटेल हूँ, मैं पटेल लिखता हूँ। कोई मुझे कहे कि सारे पटेल चोरी होते हैं क्या? पटेल तो लोधी भी होते हैं, कुर्बी भी होते हैं, काछी भी होते हैं, और भी जातियाँ लिखती हैं। मामला तो विशेष सरनेम का है। मुझे मूल बात होती है कि आपकी पहचान क्या है। अगर आप मैं व्यक्तिगत तौर पर गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी पिछड़ों के आइकान है। जो टाइटल है मोदी वो जाति नहीं है, वो पिछड़ों के आइकान है। ये कहने का अधिकार मुझे है। और मुझे लगता है कि एक मुकदमा नहीं है, और भी 5-6 मुकदमे हैं देश के भीतर, अभी उनके परिणाम आने बाकी हैं। तो ये कहकर डाइवर्ट करने की गलती ना करे कांग्रेस, क्योंकि मोदी टाइटल है, मोदी जाति नहीं है। और वो पिछड़े वर्ग का सम्मान है, स्वाभिमान है। और इसलिए मेरा आरोप बल्कि कांग्रेस पर है कि वो अंग्रेजों की तरह सोचते हैं और अंग्रेजों की तरह करना चाहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जब भी पिछड़ी जातियों ने संघर्ष किया तो उनको क्रिमिनल कास्ट घोषित कर उनको हमारे सिर पर लाद दिया गया, जबकि वो जिंदगी भर लड़ते रहे, जूझते रहे। मैं मानता हूँ कि चूंकि मोदी जी ने गांधी परिवार को हाशिए पर लाकर खड़ा किया, मोदी जी ने कांग्रेस को लाकर हाशिए पर खड़ा किया, ये उसकी कुंठा है। और दूसरी, जब मैं सामंतशाही की बात करता हूँ तो जब खड़गे जी जैसा वरिष्ठ नेता न्यायालय के बारे में बोल जाता है तो ये सामंती सोच का परिणाम नहीं तो क्या है। सामंती सोच में सोचने विचारने का अधिकार नहीं मिलता। भाई फैसला तो कोर्ट ने किया है, मतलब पूरी तरह तो से। फिर सवाल क्यों उठा रही? कोर्ट में भी जस्टिस न्यायाधीश ने, जो गुजरात के न्यायाधीश थे, उन्होंने उनको आखिरी बार पूछा क्या आप अपनी बात कुछ कहेंगे, आप कोई खेद व्यक्त करना चाहते हैं? सामने वाला आदमी इतना बड़ा अपमानजनक वाक्य बोलने के बाद कहता है कि मैंने जो कहा है वो सही है। उनके वकील आर्गुमेंट करते रहे कि सजा कम हो। इस आदमी को तो समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कांग्रेस के भीतर डिस्कस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और राहुल गांधी को अगर बड़ी सत्ता हिंसा की बात ध्यान में आती है या गांधी याद आ रहे हैं तो फिर उसी दिन कहते हैं कि हाँ, इसी अध्यादेश को फाड़कर मैंने 2 साल करवाया था
और चूंकि मुझे 2 साल की सजा हुई है इसलिए मैं सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ, ये करते तो मैं मानता कि वो गांधी की जो अध्यादेश उन्होंने फाड़ा था वो पारित हो गया होता तो राहुल गांधी आज बच जाते। निश्चित रूप से। अगर वो उसमें तो 6 साल का था, उसमें मेंबरशिप 6 साल तक नहीं जानी थी। अगर आपने फाड़ के जिसको किया उसको आप ऑन करने के लिए तैयार नहीं है और ये देश को गुमराह करने की कोशिश है, तो ये इमोशनल कार्ड खेलने के पीछे कारण ये है कि आपके पास में कोई कानूनी आधार नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से आप डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिसको 2 साल की सज़ा होगी उसको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। और ये 5वें और 6वें व्यक्ति हैं, ये पहले नहीं है। बीजेपी के 2 मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राहुल लोधी के केस में हुआ है, राहुल लोधी के केस में हुआ है, आपके यूपी में 2 भाजपा के विधायक गए हैं। तो ये कहना गलत है, ये तो ट्विस्ट करने की कोशिश है। वो तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी इस मामले में। उसमें स्पष्ट लिखा है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस के जो अपने आपको प्रबुद्ध कहे जाने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी तो लगभग वकीलों की पार्टी है, तो मुझे लगता है कि फिर उनको कि कोई अगर है अच्छा पैरोकार एडवोकेट तो वो आके कहे जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि वो कानूनी तौर पर राहुल गांधी को सही मानते हैं क्या, तो मैं मानूंगा कि हाँ कांग्रेस रॉन्ग कॉर्नर पर नहीं है। कोर्ट राजनीति दोनों चीज़ें मिक्सअप कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा कि न्यायालय और संवैधानिक व्यवस्था ये इतर बात है और राजनीतिक जो दुराव है वो अलग बात है। वो इस पक्ष में कभी नहीं जाएगी कांग्रेस की, वो कानूनी तौर पर बहस नहीं करेगी, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कभी बहस नहीं करेगी। वो चाहती है कि हम राजनीतिक तरीके से अगर मैदान में जाएंगे तो शायद हमें कुछ सिंपैथी मिल जाएगी और उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त करने की बात करने वाली जो बीजेपी है, अब वो राहुल गांधी का भी करियर खत्म करना चाहती है, राजनीतिक करियर। ऐसी गलतियों के लिए अफसोस ना होना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी खुद का नुकसान करें हमें कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस का नुकसान करें हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस, इसमें मैं कांग्रेस को भी जोड़ता हूँ, अगर वो न्यायालय पर हमला करते हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था को इनकार करते हैं, तो ये देश के लिए खतरनाक है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस यही गलती कर रही है और इसलिए कहीं ना कहीं इस पर डिबेट होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन कोई आदमी सजा पाने के बाद न्यायालय को भी ठेंगे पर रखे, संविधान की बात भी ना माने और उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेलकर जनता के बीच में जाए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी तैयार है। और अब सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व से खुद की तुलना करने की जो गलती कांग्रेस या राहुल गांधी कर रहे हैं, ये वो गांधी नहीं है साहब जिनकी तुलना सावरकर जी से की जाए। मैं नहीं मानता कि 2 महान लोगों की भी तुलना होनी चाहिए, लेकिन ये जो बड़बोलापन है, ये जो अहंकार है, ये खत्म करेगा कांग्रेस को। राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान देते हैं, कह रहे हैं कि मुझे देश में मेरी बात नहीं सुनी जाती, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जी, ये सबसे कठिन दौर है राजनीति का, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे विनम्रता से पूछता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज मोदी जी तक प्रधानमंत्री है, हमारी विदेश नीति पर, खासकर जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमने देश की सरकार की विदेश नीति पर कभी टिप्पणी नहीं की, आंख बंद करके समर्थन किया। दूसरी हमारी संसदीय परंपरा, जिस पर हम कभी बाहर चर्चा नहीं करते, तो देश के बाहर चर्चा करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन है कि कभी हम जब कभी हाउस में कहते थे तो कालीन सकदर को कोट करते थे, आज हमें कालीन सकदर को कोट नहीं करना पड़ता देश की संसद में। तो जो हमारा 75 साल का जो हमारा गौरवशाली संसदीय इतिहास है, उसका मजाक बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और व्यक्तिगत जीवन में राहुल गांधी को ये कहने की हिम्मत कैसे है, मैं एहसान फरामोश नहीं होना चाहता, उनको अटल जी को याद करना चाहिए। आज राहुल गांधी हैं तो वो अटल जी की बदौलत है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से वो बाज आएँ तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर झांकने की बात है तो फिर उनके जीवन में भी झांकने का अधिकार इस देश की जनता को होना चाहिए। भाजपा राहुल गांधी को कितने गंभीरता से लेती है? देखिए, हम राजनीति में काम करने वाले किसी कार्यकर्ता का अपमान नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार हमारी संस्थाओं के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में अमर्यादित तरीके से भाषण दे रहे हैं या कह रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वो तो आरोप लगाते हैं कि कई तरह के जो एजेंसीज है, वो एजेंसीज के जरिए विपक्षियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, कांग्रेस को ये कहने में जरा भी लाज नहीं आ रही, मुझे इस बात का दुख है। हम जैसे लोगों पर दर्जनों मुकदमे रहे हैं, कांग्रेस लगाती थी वही गुंडा घोषित करती थी।
इसी सामंतशाही से लड़कर प्रहलाद पटेल जैसे लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 33 साल का मेरा संसदीय जीवन है, मैं संसदीय परंपरा पर भी बात कर सकता हूँ, सामंतशाही को जानता हूँ क्योंकि उनसे लड़के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनकी राजशाही और दमनकारी प्रवृत्तियों से लड़कर हम पहुँचे हैं। अगर आपने आर्थिक अपराध नहीं किया तो कोई आपको फांस सकता है क्या? मेरा उल्टा प्रश्न है। हम पर तो नहीं लगा कभी आर्थिक वो सरकार रही, आप क्रिमिनल मुकदमे लगा सकते थे, झूठे मुकदमे किसी से कहलवा के लगवा सकते थे। कांग्रेस की परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। कई बार होता है राजनीति, जब चर्चाएं होती है, चुनाव करीब आते हैं तो कई तरह की बातें होने लगती हैं कि भाई चुनाव को लेकर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, अपनी रणनीति बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, विधानसभा के लिए नारा दिया, अब की बार 200 पार। तो रणनीति कैसे रहेगी, तैयारी पूरी होगी? लगता है मैं आपके आकलन को दाद देता हूँ। जब 14 से 19 कार्यकाल पूरा हो रहा था तो आखिरी वर्ष आंदोलनों का वर्ष था, सीए के खिलाफ पूरे देश में, और आंदोलन और धरने चलते रहे और चुनाव हुआ। 19 में मोदी जीत कर आए, अब 23 है, 24 में चुनाव है, फिर मार्च के बाद शुरू हो गया। ये विरोधियों की और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये मोदी का नेतृत्व है जिसको दुनिया जिसका लोहा मान रही है। मैं दावे से कहता हूँ कुछ होने वाला नहीं। उसके पहले मध्य प्रदेश का चुनाव है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने 200 का संकल्प लिया है। एक कार्यकर्ता के नाते, मध्य प्रदेश का सांसद होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्राणपण से लग जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं जानता हूँ, 3 पीढ़ियों का संगठन मैंने देखा है, ताकतवर संगठन है। संगठन तय कर लेगा तो मध्य प्रदेश में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार से बीजेपी को लड़ना है। राजस्थान का इतिहास हर 5 साल बाद चेंज होने का रहा है, वहाँ के चुनाव आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश का तो आपने बता दी। छत्तीसगढ़, आप समृद्ध मध्य प्रदेश में हम लोग थे, छत्तीसगढ़ तो बाद में कटा है। जब हम लोग काम करते थे तब समृद्ध मध्य प्रदेश था, इसलिए संगठन की सामर्थ्य पर मुझे उस बारे में भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हमने राजस्थान में देखा है, मैं जल शक्ति मंत्री हूँ, राजस्थान ने जल जीवन मिशन के लिए कोई काम नहीं किया। राजस्थान के लिए पानी ज़रूरी था, वो पानी देने में वहाँ की सरकार विफल रही है। और हम पर आरोप नहीं लग सकते क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जी ने जो एजेंडा बनाया है उसमें ड्रा का एजेंडा है। अगर कोई सरकार 500 करोड़ खर्च करती है एक साल में तो वो 1500 करोड़ ड्रा कर सकती है, बशर्ते वो अपनी मैचिंग ग्रांट दे दे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान अपने खुद के कारणों से, उसका अपना एजेंडा था कि मोदी जी का नाम ना हो जाए, जैसे यहाँ पर कमलनाथ की सरकार ने किया, वही उन्हें वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं लेना कि मोदी जी का नाम हो जाएगा, घर तक पानी जाएगा तो मोदी का नाम हो जाएगा। इस नाते आप लोगों की ज़रूरतों की चीज़ों को रोक रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए गहलोत जी का तो जाना सुनिश्चित है। नवादा के हिसुआ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2025 में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। सीएम नीतीश ने हिंसा पर सख्ती से काबू के लिए दिए निर्देश, नालंदा के मृतक के परिजनों से की बात, मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा नियंत्रण में है हालात। बिहार में हिंसा पर एक्शन में सरकार, अमन शांति बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, हिंसा में शामिल दोनों शहरों में अब तक 109 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, 2 गुटों में झड़प और आगजनी, बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। देहरादून में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस हादसे में 2 की मौत, 38 यात्री घायल, मसूरी पुलिस ने किया रेस्क्यू। धर्माद जेल में वर्चस्व को लेकर कैदियों के 2 गुटों के बीच मारपीट, गैंग्स ऑफ वसेपुर और सिंह मेंशन के समर्थकों में झड़प, मारपीट में कई कैदी घायल, प्रशासन ने हालत पर पाया काबू। इंदौर हादसे के बाद एक्शन में सीएम शिवराज, बावड़ी कुएं और खुले बोर की लिस्ट बनाने के निर्देश, प्राइवेट हो या सरकारी तत्काल होगी कार्रवाई। सीहोर के नसरुल्लागंज का बदला गया नाम, अब कहलाएगा भैरुंदा, सीएम शिवराज ने जोरदार स्वागत के दौरान किया ऐलान, शासकीय महाविद्यालय के भवन का किया लोकार्पण। चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा,
एससी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समेत महिला मोर्चा की बैठक सीएम शिवराज वीडी शर्मा हुए शामिल। कांग्रेस के धर्म संवाद पर सियासी उबाल, बीजेपी ने कसा तंज बताया चुनावी हिंदू। कमलनाथ बोले क्या बीजेपी के ही पास है भगवा का ठेका। एमपी में 5वीं और 8वीं की आज होने वाली परीक्षा स्थगित, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश, अगली तारीख बाद में होगी घोषित। ग्वालियर सेंट्रल जेल में हाल ही में भोपाल में जो जल सम्मेलन हुआ था उसमें आने वाले समय में 25 साल का रोड मैप बनाया गया था। कैसे वो रोड मैप तैयार होगा और पीने का साफ पानी कितनी बड़ी प्राथमिकता सरकार के लिए। ये बेहतरीन सवाल है आपका कि दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहते हैं लोग। पानी कुल हमारे पास में मीठा 4% है दुनिया का। तो चुनौती तो उसी दिन से शुरू है जब से ये देश बना है। 1950 में एक आंकड़ा आया था कि एक व्यक्ति के पास में कितना पानी, 5000 लीटर से ज़्यादा उस समय था। आज 75 वर्ष बाद वो घटकर 1400 से 1500 लीटर हो गया। हम गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देने का संकल्प लिए हुए हैं, लेकिन आबादी के बढ़ते क्रम में 2047 तक ये आंकड़ा 1000 से 1100 लीटर पर आ जाएगा। तब तक व्यक्ति का जो मांग है वो 55 लीटर से 100 लीटर तक हो सकती है। ये आकलन देश के लोगों को समझना होगा। उसके रास्ते मोदी जी ने अगर पानी दिया तो इन चुनौतियों को भी आइडेंटिफाई किया, और इसलिए जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष हुए तो उन्होंने हर ज़िले में 75 तालाब खोदने का ऐलान किया, और जो 60% पूरे हो गए। मुझे लगता है कि बहुत वर्षों बाद कभी किसी सरकार ने तालाब खोदने का काम किया। दूसरा उन्होंने कहा कि पूरी मैपिंग है देश की। अटल जी कहते थे कि नदी जोड़ने का काम करना चाहिए, तरह तरह के लोग राय देते थे, लेकिन मैपिंग बड़ी साफ है कि एक डेफिसिट बेसिन है, एक सरप्लस बेसिन है। अगर हमने दोनों को जोड़ दिया तो हम इस चुनौती का पार पा सकते हैं। वो काम कैन बेतवा के नाम से शुरू हो गया, 44,000 करोड़ से 2 राज्यों ने सहमति दी। सभी जितने डेफिसिट और सरप्लस बेसिन है वो अंतर्राज्यीय व्यवस्थाएं हैं, राज्य सहमत होते जाएंगे, भारत सरकार पैसा देती जाएगी। भारत सरकार ने ओपन फॉर ऑल रखा है। तीसरी बात है कि हमारे जितने भी तालाब और बांध रहे हैं, पहले तो तालाबों से मिट्टी निकलती थी, जब वो सूखते थे गांव के लोग ले जाते थे। हमारे ही कारणों से वो डिसिल्टिंग का काम रुका। बांधों का काम कभी रिलीजियसली इस देश में हुआ नहीं। वो डिसिल्टिंग का अभियान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको लेंगे, पर अंतिम 2 बातें होती हैं जो मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि अगर व्यक्ति तय कर ले कि जितना मैं साल भर में पानी खर्च करता हूँ, चाहे मेरा ट्यूबवेल हो या मेरा गड्ढा हो, पिट हो या कोई और की हो, उतना अगर मैं ज़मीन के भीतर डाल दूं तो मैं आने वाले अपने बच्चों के लिए खुशहाल जीवन छोड़ कर जाऊँगा, अन्यथा मैं चुनौती छोड़ कर जाऊँगा। लेकिन दूसरा है जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिए गए हैं ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट जहाँ या गांव जहाँ पर पानी है ही नहीं ज़मीन के भीतर, वहाँ पर अटल भूजल योजना चल रही है, लेकिन वो कुल सीमित भूजल स्तर बढ़ाने के 7 राज्यों में। हाँ जी। तो रिचार्जिंग के लिए तो कैच द रेन प्रधानमंत्री ने शुरू किया। ये ऐसे 5 पैरामीटर हैं, अगर इतने जिसमें कोई तकनीक नहीं। वो जो 6वीं बात उन्होंने कही है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, हम 55 लीटर पानी एक आदमी को देंगे, उसमें से 50 लीटर पानी वो 24 घंटे में ग्रे वाटर बनाकर फेंकेगा, ये कहाँ जाएगा? यदि हम उसको देसी तकनीक से छान कर किसी गड्ढे में डाल दें तो या तो पशु पी लेगा या ज़रूरत पड़ेगी तो कोई खेत वाला उपयोग कर लेगा। हम रॉ वाटर को ग्रे वाटर बनाकर 24 घंटे में फेंकेंगे, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा, ये चिंता हर व्यक्ति को करना पड़ेगी। और ये कम्युनिटी बेस्ड ही हो सकती है। व्यक्तिगत, मैंने आपको कहा, जो व्यक्तिगत कर सकता है उसे करना चाहिए। हमारे ड्राई ट्यूबवेल होंगे, हमारे ड्राई हैंडपम्प्स होंगे, उनके गड्ढों को हम पत्थरों से भर देते हैं, बस आसपास पत्थर लगाकर बरसात का पानी अगर हम उसमें डाल दें तो भी हम आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा कर सकते हैं। जल है तो कल है का उद्देश्य मतलब पूरा है। ये मंत्र है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जनता को भी समझने की जरूरत है। ये मैंने कहा इसलिए कम्युनिटी बेस्ड कहा, क्योंकि पानी को बना तो नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। समाज और सरकार दोनों को सजग होकर काम करना पड़ेगा। दोषपूर्ण जीवन से बेहतर है कि हम होशपूर्ण जीवन की तरफ आगे बढ़ें। तो मुझे नहीं लगता, जैसे हमारे ब्रह्मसूत्र उपनिषद कहते हैं, पिता कहता है उस ब्रह्मसूत्र में कि मैं कष्ट इसलिए भोगूंगा क्योंकि मेरी संतान सुखी हो। ये मन स्थिति हमें फिर से पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी, जो बीच के कालखंड में हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की तरफ लोगों को ढकेलने की गलती की है। और मैं कहूँगा
ये गलती कांग्रेस की उसी प्रवृत्ति ने की है जिसने लालच की दम पर सत्ता बटोरने का या भरोसा कम करने की गलती की थी। एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जो हर समय जिम्मेदारी देने का काम करता है, और मैं मानता हूँ कि देश उनकी बात मान भी रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य भी हमारे आने वाली संतानों का बेहतर होगा। हम इन कामों को समय के साथ पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला नल जल सर्टिफाइड देश का पहला ज़िला बना था, लेकिन फिर भी योजनाओं में कुछ लापरवाही की खबरें आती है, उनसे कैसे निपटने की योजना है? नहीं, हमने राज्यों को कहा है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के पहले हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की एजेंसी भी राज्य तय करता है। अगर कोई भी शिकायत आती है, हमने उसको कभी ढांकने की गलती नहीं की है। अगर मीडिया को हमें कवरेज मिलता है, हम इमीडिएट टीम भेजते हैं और उसको करते हैं। पानी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जो वन टाइम पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके संचालन के लिए वहाँ पर जल समितियाँ बनाई गई हैं, और उसमें 5 महिलाओं को वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है कि अपना पानी खुद टेस्ट करिए, और एक भी सैंपल 5 में से गड़बड़ आता है तो डिस्ट्रिक्ट लैब को भेजना होगा सरकार को, और उसका जवाब देना होगा। अगर क्वालिटी में कोई अंतर आता है और कोई सूचना मुझे आती है, मैं 1 मिनट भी देरी नहीं लगाता, और मैं कहता हूँ मैं 21 राज्यों में खुद गया हूँ, और हम ऐसी जगह पर जो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स आपकी आती है, हम उसको टोकरी में नहीं फेंकते हैं, हम अपना प्रवास वहीं बनाते हैं। और प्रधानमंत्री ने सिस्टम बना रखा है कि आपको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर वाटर लेवल नीचे है वहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ ग्रे वाटर बड़ी मात्रा में निकल रहा है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। रिचार्जिंग सब जगह नहीं हो सकती, पत्थर में नहीं हो सकती, तो उसका विकल्प क्या होगा, ये सारे विकल्प चीज़ें ध्यान में हैं। लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, दमोह से आप आते हैं, दमोह की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, दमोह महत्वपूर्ण जगह है, इतिहास की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो वहाँ 17% लोगों के पास पाइपलाइन से पानी था। जून में मैं आपको बुलवाऊंगा, हम 70% परिवारों को पाइपलाइन से पानी दे चुके होंगे। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमने 88 मीटर पानी लिफ्ट करके पहाड़ पर डाला, और पूरे तेंदुखेड़ा ब्लॉक में ग्रेविटी से हर गांव में पानी पहुंचा जहाँ पर पानी के सोर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से है ही, क्योंकि 1842 की क्रांति का स्थान वो रहा है। दमोह ऐसी जगह है जहाँ अंग्रेज़ 2 बार हारे, वहाँ पर साहित्य है, संत जुड़ीराम हो या रमा मिस्त्री हो, ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि नहीं, हम पासंग हैं के समान हैं उनके सामने। तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से दमोह बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और दमयंती की नगरी मानी जाती है, तो और रानी दुर्गावती की राजधानी, तो मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सियासी पानी की धार दमोह में कैसी रहेगी? कुछ लोग नाराज़ हो जाते, रूठों को मनाने का काम भी हुआ है हाल ही में। तकनीक काम आती है, मैंने कहा ना कि 88 मीटर पानी ऊपर पहाड़ पर पहुँचाकर सूखे जगह पर जब पानी पहुँचा सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ होंगी तब भी वो ठीक होंगी। रूठों को मना लिया जाता है, मनाना चाहिए। परिवार में अगर कोई रूठा है तो उसे मनाने में कोई बुराई नहीं। हम लोग उतने अहंकारी नहीं हैं जो कहें माफ़ी नहीं मांग सकते। अगर गलती है तो हम जैसे लोग तो माफ़ी मांगने तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। माफ़ी भी मांगना तो बड़ों के शोभा देता है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिकता है, जो हमारी परंपरा सांस्कृतिक विरासत है, वो क्षमा को कमज़ोर नहीं मानती। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं और कोई गलती और चूक आपको लगती है और चीज़ें सुधारनी है, उसके लिए अगर आपको माफ़ी मांगनी पड़े तो मैं इसे बड़कपन मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि ये कोई अपमानजनक स्थिति है। और परिवार में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। परिवार में अगर कोई रूठा है और आपको लगता है ऐसा करने से परिवार एकजुट होगा, तो मुझे लगता है करना चाहिए। रूठों को मना लेंगे, परिवार में तो चलता रहता है छोटा बड़ा। लेकिन एक चीज़ और है, दार्शनिक की तरह नज़र आ रहे हैं प्रहलाद पटेल, आध्यात्मिक भी है थोड़े। कितने दार्शनिक, कितने आध्यात्मिक? मैं एक सामान्य आदमी हूँ, ना दार्शनिक हूँ ना आध्यात्मिक हूँ। जो मुझे दिया है वो मेरे गुरुदेव ने दिया है या मेरे माता पिता की पुण्याई है। मैं पुरुषार्थी हूँ, मुझे बहुत सारे तगमे ज़िंदगी में मिले हैं, मैंने उनकी भी परवाह नहीं की। किसी ने मुझे गुंडा कहा, राक्षस कहा, न जाने क्या क्या कह दिया, मुकदमे भी मुझ पर खूब लगे हैं, तब भी मैंने कोई आपत्ति नहीं की। आज भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, प्रहलाद पटेल। मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है वहाँ पर जाकर मैं अपने काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। मुझे पराजय से भय नहीं, मुझे मृत्यु से भय नहीं, अपयश से जरूर भय लगता है, उसके लिए सचेत रहता हूँ। ये है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से राजनीति से लेकर जल संचय संरक्षण तक पर अपने विचार बेबाकी से रखे, और ये भी कहा कि जो भी जीवन में हो रहा है उसको होने देना चाहिए,
क्योंकि एक ही मंत्र है, चरैवेति चरैवेति। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवादा के हिसुआ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2025 में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे।